अंडर वाटर मैजिकल ऑयल वेल पेट्रोल डीजल टैंकर। बेलापुर नाम के गांव में सुमित और मयंक नाम के दो दोस्त थे। वो दोनों खूब सारे पैसे कमाना चाहते थे। इसी दौरान वो समुंदर की गहराई में जाकर कीमती हीरे मोती ढूंढते थे ताकि वो उन हीरे मोतियों से खूब धनवान हो सके। एक दिन हमेशा की तरह सुमित समंदर में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब सुमित की पत्नी चांदनी सुमित से कहती है, देखिए, लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ज्यादा की लालच में जाओगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। अरे बस करो अपनी बकवास। कहते हैं हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर मेरी हर नाकामी के पीछे तुम हो। वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास की जिंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप एक बार मेरी बात पर गौर कीजिए। ऐसे कब तक हम हमारा जीवन गुजारेंगे? जो है उसमें आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं ना। अब तुम्हारी बात पर गौर करने का वक्त मेरे पास नहीं है। वैसे भी मैं लालची नहीं हूँ, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मयंक मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना है। ये कहकर सुमित मयंक के साथ मिलकर समुद्र के पास जाता है। मयंक कहता है, अरे यार सुमित, क्या आज भगवान की कृपा हम पर होगी और हमें कुछ अच्छा हाथ लगेगा? हमें देखकर गांव वाले, आस पड़ोस वाले सभी हंस रहे हैं हम पर। आज अगर हम खाली हाथ गए तो हमारा मजाक बना देंगे। अरे यार मयंक, जीवन एक विश्वास है। अगर विश्वास ना हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले तुम अपने आप पर विश्वास रखो। आस पड़ोस वाले क्या सोचते हैं ये मत सोचो। एक बार हम कामयाब हो गए तो जो लोग हम पर हंस रहे हैं उन्हें भी हम पर विश्वास आ जाएगा। देख सुमित, जो तूने कहा कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन तेरे डायलॉग्स में कुछ डेप्थ है। ये बात तो समझ में आ गई कि जो भी करो विश्वास से करो। यही कहना चाहते हो ना? ठीक है, चलो। ये कहकर दोनों समुंदर में जाते हैं। समुंदर के अंदर उन लोगों को कुछ रंग बिरंगी चमकते हुए पत्थर नजर आते हैं। वो उन्हें लेकर एक सेठ के पास जाते हैं। सुमित कहता है, सेठ जी, आज से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपका कर्ज भी हम चुका देंगे। हमारे हाथ एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। आज से हमारी जिंदगी ही बदलने वाली है। हम अमीर होने वाले हैं। तुम इन्हें देखकर कितना दाम आएगा ये बताओ, और तुम्हारा कर्ज चिल्लर जो भी है वो ले लो और हमारी रकम हमें दे दो। ये सुनकर सेठ जी उनके लाए हुए पत्थरों को देखता है। अरे भाई, ये रंगीन पत्थर किसी काम के नहीं है। शायद तुम लोग इन्हें देखकर कीमती हीरे समझ रहे हो। बेचारे बच्चे बहुत ही उम्मीद से आए थे। सेठ जी ऐसा कहकर हंसने लगते हैं। तब सुमित कहता है, बस कीजिए सेठ जी, आपको हमें देखकर हंसने की कोई जरूरत नहीं है। जरूर एक दिन आएगा जब आप हमारी तारीफ करोगे। अगले दिन दोनों फिर से समुंदर जाते हैं। इस बार दोनों कुछ ज्यादा ही गहराई में जाते हैं। वहां उन्हें समुंदर की गहराई में एक लिक्विड निकलता हुआ नजर आता है। उस जगह पर कुछ मछलियां भी मरी हुई थी। वो हानिकारक द्रव है सोचकर वो सरकारी कर्मचारियों को बताते हैं। सरकारी कर्मचारी उस द्रव की परीक्षा करके कहते हैं, देखिए, आपने जिस द्रव को बताया है वह बहुत ही कीमती द्रव है। इससे देश को बहुत ही लाभ होगा। यह द्रव लोगों को बहुत आवश्यक है। इससे पेट्रोल और डीजल और अन्य कई तेल बना सकते हैं। ये कहकर वो देश के लिए उस द्रव को ऑयल टैंकर और शिप में भरकर लाते हैं। वो केवल हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देश को भी एक्सपोर्ट करते हैं।
देश को इतना लाभ लाने वाले सुमित और मयंक की प्रशंसा में सरकार एक समारोह का आयोजन करती है, जिसमें गांव वाले सब आते हैं। वहां सरकारी अधिकारी अपने प्रसंग में कहते हैं, प्यारे गांव वालों, नमस्कार। आज सुमित और मयंक ने अपने धैर्य और साहस से समुद्र की गहराई में छिपे हुए द्रव को सरकार तक पहुंचाया है। इसके लिए सरकार इनका धन्यवाद करती है। आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। इनके खोजे हुए इस द्रव से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के लिए जितना चाहिए उतना रखकर बाकी का आस पड़ोस के देशों में भी बेच सकते हैं। इससे देश की आमदनी ज्यादा होगी। सरकार इन दोनों को कुछ पैसे इनाम के तौर पर दे रही है और साथ ही साथ इन दोनों को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। उन दोनों को कुछ पैसे इनाम के तौर पर मिलते हैं। गांव वाले सब तालियां बजाने लगते हैं। अगले दिन गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठकर इन दोनों से कहते हैं, जो सोचा कर दिखाया। अब सारा देश तुम दोनों के बारे में बात कर रहा है। तभी बैठा वहां दूसरा आदमी कहता है, अरे पैसे का पैसा और साथ ही साथ सरकारी नौकरी सब एक ही झटके में मिल गए। उन दोनों की बात सुनकर सुमित और मयंक कहते हैं, अरे चाचा जी, एक झटके में कहा। हमने इतनी बार प्रयास किया, कितनी बार आप लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। अरे इन लोगों के साथ साथ घर में हमारी बीवियां भी हमारा मजाक उड़ा रही थी। अब जाकर ये मिला है। ये कहकर वो दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक्सकैवेटर शिप रिस्टोरेशन रोबोट। अचानक कहीं से एक बड़ा सा रोबोट समुद्र में कूदता है और एक डूबते हुए जहाज को खींचकर उसे बाहर निकालता है और उस जहाज को समुद्र के किनारे लाता है। सूरज नाम का एक लड़का अपनी एक्सकैवेटर शिप से डूबता हुआ जहाज बाहर निकालता है और उसे रिपेयर करता है। कौन था ये सूरज और वो रोबोट कहां से आया? चलिए देखते हैं इस कहानी में। दापोली नाम का एक समुद्र किनारे बसा हुआ गांव था। उस गांव में सूरज नाम का लड़का एक्सकैवेटर जहाज पर काम करता था। उस शिपयार्ड पर जो कोई जहाज आता या रुकता, उस जहाज में से सारा माल और कंटेनर वो एक्सकैवेटर शिप से उतारता था। और कभी अगर जहाज की मरम्मत करनी हो तो खुद सूरज ही करता था। इस तरह एक्सकैवेटर शिप का वो उपयोग करता था। एक बार की बात है, जब शिपयार्ड पर दोपहर को खाने की छुट्टी हुई थी और सारे कर्मचारी खाना खाने बैठे थे कि तभी अचानक जोरों से सायरन बजता है। सूरज कहता है, अरे लगता है कोई दुर्घटना हुई है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर सारे लोग क्या हुआ ये देखने जाते हैं तो एक माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूबता रहता है। ये देखकर सूरज तुरंत अपना एक्सकैवेटर शिप उस जहाज को डूबने से बचाने के लिए लेकर जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे बचाने के चक्कर में सूरज का एक्सकैवेटर शिप डूब जाता है और सूरज भी काफी जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे करके सूरज को बचाया जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। कई दिनों तक सूरज अस्पताल में ही भर्ती रहता है। डॉक्टर उसे कहते हैं, इस दुर्घटना की वजह से सूरज काफी जख्मी हो गया है, इसलिए उसे कम से कम 1 साल तक आराम करना होगा। 1 साल? लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज्यादा वक्त होगा। मैं ऐसे आराम नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी केयर करनी होगी सूरज, वरना नुकसान तुम्हें ही होगा। धीरे धीरे इस घटना को 2 साल गुजर जाते हैं। सूरज ठीक हो जाता है, लेकिन तब तक उसके पास उसका एक्सकैवेटर शिप नहीं होता। वो दूसरा काम ढूंढने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे मिलता ही नहीं। इसलिए वो सोचता है, दूसरा काम ढूंढने से अच्छा है कि मैं मेरा एक्सकैवेटर शिप का काम ही फिर से शुरू करूं। लेकिन मेरे पास दूसरा एक्सकैवेटर शिप लेने के पैसे भी तो नहीं है। क्या करूं अब मैं, समझ नहीं आ रहा। इस तरह सोचते हुए सूरज शिपयार्ड जाता है और वहीं पर सोचते हुए बैठा रहता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और वो कहता है, अरे सूरज, बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ आया।
फिर से काम शुरू कर रहे हो क्या? काम तो शुरू करना है यार, लेकिन एक्सकेवेटर शिप कहाँ से लाऊं? जो था वो तो समुद्र में डूब गया। अब नया खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नया खरीदने की क्या जरूरत है? उसी पुराने शिप को बाहर निकालो समुंदर से और उसे रिस्टोरेशन करके वापस काम में लगाओ। मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर तो बहुत अच्छा होगा। सूरज अपने दोस्त की मदद से अपना एक्सकेवेटर शिप समुंदर से बाहर निकालता है। जब वो उसे देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब रहती है। उस पर बहुत जंग चढ़ा रहता है और उसके पार्ट्स समुंदर का पानी घुसने की वजह से खराब हो चुके रहते हैं। लेकिन सूरज उस एक्सकेवेटर शिप को रिस्टोरेशन करने लगता है। वो उसका जंग निकालता है और उसके खराब हो चुके पार्ट्स भी बदल देता है। और कुछ ही दिनों में उसे नए से पेंट करके अपनी एक्सकेवेटर शिप को बिल्कुल नए जैसा बनवाता है। चलो, अब मेरा एक्सकेवेटर शिप पहले जैसे तैयार हो गया। लेकिन अगर फिर से कभी ऐसा ही हादसा हो गया और मेरा एक्सकेवेटर शिप पानी में डूब गया तो फिर क्या करूँगा? सूरज इस सवाल के बारे में सोचता रहता है और उसका दोस्त इस बात में भी उसकी मदद करता है। वो कहता है, अरे इस बात का भी हल है मेरे पास। ये समस्या तो हम सबकी समस्या है। मैं कब से शिपयार्ड में कह रहा था, लेकिन कोई भी मेरी बात को समझना नहीं चाहता। तो तुम ही बताओ क्या करना होगा हमें? हम एक रोबोट बनवाते हैं जो कि वाटरप्रूफ हो, और कभी कोई जहाज डूबता रहा तो वो खुद पानी में जाकर उसे बाहर निकाले और उसका रिपेयर का काम भी करे। लेकिन ऐसा रोबोट हम कहाँ से बनवाएंगे? अरे मेरा एक दोस्त है राघव, जो शहर में एक रोबोटिक इंजीनियर है। वो हमारी मदद करेगा। इस तरह से बात करके सूरज और उसका दोस्त शहर उस रोबोटिक इंजीनियर से मिलने जाते हैं। तब सूरज का दोस्त उसे कहता है, अरे मेरे दोस्त, हम एक ऐसा रोबोट तैयार करना चाहते हैं जो कि वाटरप्रूफ हो। वाटरप्रूफ? क्या उसे पानी में उतारना है क्या? हाँ, उसे शिपयार्ड पर डूबते हुए जहाजों को बाहर निकालने में यूज करना है। अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, मुझे 1 महीना दो, मैं तुम्हारा रोबोट तैयार करवाता हूँ। राघव रोबोट बनाने का काम चालू करता है और कुछ ही दिनों में वो रोबोट तैयार कर लेता है और सूरज के पास लेकर आता है। राघव सूरज को उस रोबोट को कैसे ऑपरेट करना पूरी तरह से समझा देता है और सूरज भी उस दिन से अपने रोबोट की मदद से वापस शिपयार्ड पर काम करने लगता है। ऐसे में एक बार दोपहर के समय में शिपयार्ड पर सायरन बजता है। सारे लोग भागने लगते हैं। समुद्र में कोई जहाज डूब रहा था। उसे देखकर सूरज कहता है, अरे डरो मत, हमारा रोबोट है ना, वो अब हमारी मदद करेगा। सूरज तुरंत अपने रोबोट को ऑर्डर देता है। वो रोबोट जल्दी से पानी में कूदकर उस जहाज को खींचकर किनारे पर लाता है। और जहाज के साथ साथ लोगों को भी डूबने से बचा लेता है। जहाज का कैप्टन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। आज अगर तुम्हारा ये रोबोट नहीं होता तो शायद इस जहाज को डूबने से कोई नहीं रोक पाता। शुक्रिया की कोई बात नहीं है कैप्टन, ये तो मेरा फर्ज था और इस रोबोट को इसी काम के लिए तो मैं यहाँ लाया। इस तरह से सूरज का रोबोट शिपयार्ड पर ही काम करता है और किसी न किसी हादसे से हर रोज लोगों की और जान माल का भी बचाव कर लेता है। सूरज उस दिन से अपने रोबोट में सायरन मोड को एक्टिवेट करके रखता है और जब कभी वो घर पे या कहीं बाहर हो और शिपयार्ड में सायरन बजता तो रोबोट अपने आप एक्टिवेट होकर होने वाली दुर्घटना से लोगों को और जहाज़ों को बचाने लगता है। इस तरह से सूरज का एक्सकेवेटर शिप और रोबोट दोनों मशहूर हो जाते हैं।